बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 44 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 45 मुलाहिजा फरमाएं। 3 मिनट बाद स्क्रीन पर जो चेहरा नजर आया उसे देखकर हम तीनों ही उछल पड़े। वो बेला थी। उसने ढीली ढाली टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वो कदर लंगड़ा कर चल रही थी। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि उसे कब और कहां देखा था। बेला के हाथ में भी पिस्तौल था। वो हाथ से इशारे करते हुए अपने आदमियों को अहकामात जारी कर रही थी। एक आदमी तो मधु की लाश के करीब ही खड़ा रहा, दूसरा बरामदे वाले दरवाजे पर जम गया और तीसरा रायदारी में आ गया। बेला उसे रायदारी में छोड़कर बेरू के कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद करके अंदर से न सिर्फ लॉक कर दिया बल्कि ऊपर का बोल्ट भी चढ़ा दिया। वो मुड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ी। हमें समझने में देर न लगी कि वो तय खाने में जाएगी। समित्रा ने पैनल पर एक और बटन दबाकर तय खाने वाला कैमरा ऑन कर दिया और फिर ठीक 1 मिनट बाद बेला तय खाने में नजर आई। वो चंद में एक जगह पर खड़ी रही, फिर तेज तेज कदम उठाने की कोशिश करते हुए इधर उधर घूमने लगी। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात उभर आए थे। आंखों में वहशत सी भर गई। बेला की इस हालत पर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसे उस कमरे की तलाश थी जिसमें बैरू का खजाना भरा हुआ था, लेकिन अब वो कमरा गायब था। बेला को शायद अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। वह उसे इसी कमरे में लेकर गया था। उसने एक एक चीज अपनी आंखों से देखी थी और अब न सिर्फ वो तमाम चीजें बल्कि पूरा कमरा ही गायब था। वो दीवारें ठोक बजाकर देख रही थी। उसकी हालत देखकर मजा आ रहा है। समित्रा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ वाकई मजा आ रहा है। मैंने कहा, बैरू वाकई अक्लमंद था। अगर ये इंतजाम ना होता तो वो सारी दौलत हाथों से निकल चुकी होती। मगर बैरू को इसका क्या फायदा हुआ? समित्रा ने कहा, वो तो इससे कोई फायदा उठाए बगैर नरक में चला गया। ऐसे आदमियों का अंजाम तो यही होता है। मैंने कहा, बहरहाल ये दौलत अब तुम्हारे काम आएगी। तुमने बैरू के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया और बैरू तुम्हारे लिए ये दौलत छोड़ गया। चंद रोज बाद हालात पुरसुकून हो जाएंगे तो यहाँ से किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाना और आराम से बाकी जिंदगी गुजार देना। समित्रा ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा। हम एक बार फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगे। बेला अब वापस आ रही थी। तय खाने से बाहर आकर बेला चलने में बेरू वाले कमरे में रुकी और फिर दरवाजा खोल दिया। तुम दरवाजा बंद करके कमरे में क्या कर रही थी? रायदारी में खड़े हुए शख्स ने मशकूक निगाहों से उसकी तरफ देखा। कपड़े उतार कर एक मंत्र कर रही थी। तुमसे मतलब? बेला ने उसे घूरा। तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक कैसे मिल गया कैशू? मेरे दिमाग में जमाका सा हुआ। उस नाम से मुझे याद आ गया कि उस शख्स को कहां और कैसे देखा था। बेला और उसके साथी जब मुझे थर से अगवा करके ला रहे थे तो हमने बल्कि मैं और बेला ने चंद घंटे सहरा में उस पहाड़ी में वाक़े एक काली मंदिर में गुजारे थे और वहीं पर मौका पाकर बेला ने ट्रांसमीटर पर नागराज से बात की थी। उसकी बातें मैंने भी सुन ली थी। वो ट्रांसमीटर पर उसी गुफ्तगू में बेला ने कैशू राम का नाम भी लिया था और फिर एक मौके पर माउंट आबू में बेला के साथ कैशू से आमना सामना भी हुआ था। नागराज के तकरीबन सारे साथी अगरचे खत्म हो चुके थे मगर ये कैशू राम बचा हुआ था। मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे तुम पर कोई शुबा नहीं है। कैशू राम गड़बड़ा सा गया। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। ठीक है, बेला ने जवाब दिया। मुझे हैरत है ये लोग कहाँ गायब हो गए? वो ठाकरे था बेला जी, कैशू ने कहा। मैंने खुद उसे पिछली तरफ से भागते हुए देखा। ये लाश उसकी साथी की है। उसने दरवाजे के करीब पड़ी हुई बब्बर की लाश की तरफ इशारा किया। मगर ये मधु, ये तो नाजी के साथ थी। बेला ने मधु की लाश की तरफ देखा। हो सकता है वो लोग यहाँ हो और ठाकरे ने यहाँ हमला किया तो वो मधु की लाश छोड़कर भाग गए और हमारा मुकाबला सिर्फ ठाकरे और उसके आदमियों से हुआ हो। शायद तुम ठीक ही कहते हो, लेकिन मधु की ये लाश, मेरा मतलब है इस हालत में फटा हुआ लिबास। ठाकरे इंसान नहीं राक्षस है। कैशू ने उसकी बात काट दी। मधु उन लोगों के साथ भागने में कामयाब नहीं हो सकी। वो ठाकरे और उसके आदमियों के हाथ लग गई। इसकी ये हालत ठाकरे और उसके आदमियों ने ही की होगी। मधु के हाथ में राइफल से अंदाजा होता है कि इसे कुछ करने का मौका मिल गया होगा। शायद ऐसा ही हुआ हो। बहरहाल ये दोनों लाशें उठवाकर बंगले के पिछली तरफ फेंकवा दो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो, बेला ने कहा। कैशू और उसके साथ ही बारी बारी मधु और बब्बर की लाशें उठाकर बाहर किसी जगह डाल आए। फिर उसके तकरीबन 15 मिनट बाद बेला भी बाहर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। समित्रा ने गहरा सांस लेते हुए कैमरा ऑफ कर दिया। मॉनिटरिंग सेट की स्क्रीन तारीक हो गई मगर उसके निचले पैनल पर नन्ही सी सुर्ख बत्ती जलती रही। बेला दोबारा आएगी, मैंने समित्रा की तरफ देखते हुए कहा। उसने कैशू वगैरह को इस खजाने के बारे में नहीं बताया था, इसलिए बैरू के कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। लेकिन तय खाने में जाकर उसे खुद भी बड़ी मायूसी हुई। लेकिन ये मायूसी ऐसी नहीं कि वो उम्मीद छोड़ दे। वो दोबारा बंगले में आएगी, लेकिन मेरा ख्याल है इससे पहले पुलिस बंगले में आएगी। समित्रा ने कहा। बंगले में फायरिंग की आवाजें दूर तक सुनी गई होंगी। हो सकता है कुछ देर में पुलिस पहुंचने वाली हो। पुलिस को बंगले के कंपाउंड में 2 लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, बहरहाल हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ हम भी महफूज हैं और वहाँ तय खाने में वो खजाना भी। हम देर तक बातें करते रहे। हम किसी भी लम्हे मॉनिटरिंग सेट से सिग्नल के मुंतजिर थे।
मगर खामोशी ही रही। 4 बज गए। मैं बेड पर आड़ा तिरछा होकर लेट गया। मुझे हैरत थी कि बैरू के बंगले में इतनी शदीद फायरिंग के बावजूद पुलिस क्यों नहीं पहुंची थी। यही सब कुछ सोचते हुए मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं नींद के आगोश में पहुंच गया। और फिर सुबह 7 बजे के करीब समित्रा ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। बाहर पुलिस खड़ी है, समित्रा ने कहा। शायद वो लोग रात वाली फायरिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ओह, मैं एक झटके से उठ गया। तुम लोग बाहर तो नहीं निकली? मेरा मतलब है पुलिस ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, मैंने काल बैल की आवाज सुनकर खिड़की से झांका था, समित्रा ने कहा। ठीक है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। मैं कहते हुए पलंग से उठ गया, जिस्म पर एक चादर लपेट ली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। गेट के सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक ने घूर कर मुझे देखा और फिर फायरिंग के बारे में पूछने लगा। महाराज, रात को गोलियां तो बहुत चलत रही थी, पर हम डर के मारे बाहर नहीं निकला था। दिल का कमजोर हूँ महाराज, बहुत डर लागत है। हमने तो तमाम दरवाजे बंद रखे, सवेरे आंख लागत थी। यहाँ इस बंगले में कौन रहता है? चंद रोज पहले तक तो ये खाली था, उस पुलिस वाले ने पूछा। राणा अमीर सिंह का चाकर हूँ महाराज, मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। वो लोग जोधपुर से आवन वाले हैं, हमका पहले भेज दिया सफाई सुथराई करन वास्ते। तुम्हारे साथ और भी है कोई? एक और सवाल किया गया। नहीं महाराज, अकेला हूँ, मैंने जवाब दिया। वो दोनों बारी बारी मुझसे उस फायरिंग के बारे में सवालात करते रहे और फिर रुखसत हो गए। फायरिंग रात को 3 बजे हुई थी और पुलिस उसके बारे में मालूम करने अब आई थी। वैसे मैंने अपने बारे में जो बताया था उस पर मुझे खौफजदा होने की भी जरूरत नहीं थी। ये बंगला तो था इस पहाड़ी पर, मगर बैरू के बड़े बंगले से इसका फासला 20 मील के करीब था और दूसरा करीब तरीन बंगला भी 1-1.5 फरलांग के करीब था। इसलिए मैं मुतमईन था कि पुलिस वाले किसी और से हमारे इस बंगले के बारे में नहीं पूछेंगे। वैसे भी राणा और ठाकरों के नाम में बड़ी तासीर थी। ऐसे बारी भरकम नामों के बारे में कोई ज्यादा तहकीकात भी नहीं करता था। रत्ना गहरी नींद सो रही थी। समित्रा ने उसे जगाया था, मगर वो फिर सो गई। मैं भी सिर्फ 3 घंटे ही सो सका। मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी, लेकिन अब मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। समित्रा मेरे इंतजार में दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। जब मैंने उसे बताया कि बलाट टल गई है तो उसने इत्मीनान का सांस लिया और किचन में घुस गई। मैं लाऊंजी में सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद समित्रा चाय बनाकर ले आई। उसने दोनों कप सेंट्रल टेबल पर रख दिए और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वो भी सिर्फ 3 घंटे ही सोई थी और उसकी आंखें भी सुर्ख थी। हम रात के वाकयात के बारे में बातें करते रहे। हैरत इस बात पर थी कि कल रात पैरू के बंगले पर ठाकरे ने रेड किया और उसके 1 घंटे बाद बेला भी अपने आदमी लेकर पहुंच गई। उसी इत्तेफाक समझा जाए या बेला का कोई आदमी बंगले की निगरानी कर रहा था, जिसने ठाकरे वगैरह को अंदर दाखिल होते हुए देखकर बेला को इतला कर दी थी। मजीद हैरत इस बात पर थी कि पुलिस कई घंटों बाद पहुंची थी और इधर उधर से फायरिंग के बारे में पूछकर चली गई थी, मगर पुलिस बैरू वाले बंगले में दाखिल नहीं हुई थी। चाय पीते हुए मेरी नजर समित्रा की तरफ उठ गई। उसका एक पैर तो नीचे ही था और दूसरा पैर उसने सोफे पर रख लिया। वो रात वाला राजस्थान लिबास पहने हुए थी। घाघरा खड़े घुटने पर से नीचे खिसक गया। वो कई रोज से मेरे साथ थी, लेकिन इस वक्त न जाने क्यों से देखकर मेरी सांस तेज होने लगी। उसने भी शायद मेरी निगाहों के मरकज को ताड़ लिया, लेकिन घाघरा दुरुस्त करने की बजाय वो कुछ और फैल गई। और इस पर सितम यह कि उसने तौबा शिकनी निगड़ाई भी ले डाली। मुझे अपनी गर्दन पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। समित्रा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और फिर अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आकर बैठ गई और सोफे पर नीम दराज होकर सर मेरे घुटने पर रख दिया। मुझे तो नींद आ रही है, आंखों में शदीद जलन हो रही है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर अंदर जाकर आराम से सो जाओ ना। मैंने उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, तुम भी सो जाओ, तुम भी तो रात भर के जागे हो। उसने उठकर मेरा बाजू पकड़ लिया और जब मैं रत्ना वाले कमरे की तरफ बढ़ा तो समित्रा मुझे हाथ से पकड़कर दूसरी तरफ खींचने लगी। रत्ना की नींद खराब होगी, उसे सोने दो, दूसरे कमरे में आ जाओ, उसने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। हम दूसरे कमरे में आ गए। समित्रा ने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और खुद भी मेरे ऊपर ढेर हो गई। 2 दिन और गुजर गए। बेरू वाले बंगले में कोई नहीं आया। अलबत्ता बंगले की पिछली तरफ पहाड़ी पर मैंने गधों को मंडलाते हुए नीचे उतरते और परवाज करते हुए देखा था। मधु और बब्बर की लाशें उसी रात बेला ने बाहर फेंकवा दी थी और अब गिद्ध 2 दिन से दावत उड़ा रहे थे। मैं मधु के लिए अपने आप में बेहद अफसोस कर रहा था। उसने हमारे लिए जान दे दी थी। हम ना तो उसे कोई बचाने की कोशिश कर सके थे और ना ही उसके अंतिम संस्कार का कोई बंदोबस्त किया। अगर उस रात बेला वगैरह के जाने के बाद हम तय खाने के रास्ते उसकी लाश उठा भी लाते तो उसे ठिकाने लगाना हमारे लिए मसला बन जाता। बहरहाल अब तो मैं उसकी रूह के लिए दुआ कर सकता था। तीसरा दिन भी गुजर रहा था। बेरू वाले बंगले की तरफ किसी ने रुख नहीं किया था। मैं अपने आप में कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा। यह खामोशी मुझे कुछ महसूस करा रही थी। उसे ना सिर्फ ये इल्म था कि इतने अरसे तक हम बैरू के इस बंगले में रहे थे, बल्कि वो ये भी जान चुकी थी कि इस बंगले के तय खाने में एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, जिसे वो अपनी आंखों से भी देख चुकी थी। वो उस रात कैशू राम और 2-3 आदमियों को लेकर आई थी। उसने कैशू राम को भी उस खजाने के बारे में नहीं बताया था।
इसलिए उसने बैरू वाले कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। बेला को तय खाने में खजाना नहीं मिला था, वो कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो किसी वक्त वापस आएगी और अकेली आएगी। उस खजाने के बारे में सोचते हुए दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल आया। समित्रा, मैंने समित्रा की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये अच्छा ना होगा कि आज रात बैरू का वो खजाना भी यहाँ ले आए? मुझे तो उसकी जरूरत नहीं, समित्रा ने जवाब दिया। तुम लोग तो जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, मैं अकेली सब कुछ कैसे संभालूंगी? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने भी तय कर रखा है कि तुम लोगों के जाने के 1-2 रोज बाद मैं भी किसी तरह यहाँ से निकल जाऊंगी। जो कुछ भी है इस तय खाने से ले आए हैं, इसे मैं किसी न किसी तरह समेट ही लूंगी, लेकिन ज्यादा माल मेरे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर क्या वो खजाना इस तरह जमीन के सीने में छुपा रहेगा? मैंने कहा, यहाँ से जाने के बाद मैं किसी आश्रम को इस खजाने के बारे में गुमनाम इतला दे दूंगी। उसके बाद क्या होता है इससे हमें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, समित्रा ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में समित्रा ठीक कहती है, हमें इस खजाने की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसे अगले रोज मैंने एक बार फिर घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन इस मर्तबा मैं अकेला ही जाना चाहता था और उसके लिए मैंने एक नया गेटअप इख्तियार करने का फैसला कर लिया। कई हफ्तों से एक खास मकसद के तहत मैंने अपनी दाढ़ी मूंछों को नहीं छेड़ा था, जिसके नतीजे में दाढ़ी और मूंछें बेतहाशा बढ़ गई थी। मैं कैंची और रेजर लेकर आईने के सामने बैठ गया, दाढ़ी और मूंछें थोड़ी बहुत तराश कर उन्हें सलीके से सेट किया और सर के बाल समेट कर सिखों की तरह पगड़ी बांधने लगा। इस सिलसिले में रत्ना ने भी मेरी थोड़ी बहुत मदद की थी। बिल्कुल तैयार होकर मैं आईने में अपने आप का जायजा लेने लगा। स्याह पैंट, सफेद शर्ट, सर पर पगड़ी और दाढ़ी मूंछों में मैं बिल्कुल सिख लग रहा था। सरदार जी, रत्ना मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। इस वक्त तो मेरा भी दिल चाहने लगा है कि मैं आपके साथ चलूं। तुम्हें मैं अपनी सरदारी बनाकर लंबे सफर पर साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, जरा मौज मेला करने के लिए, मैंने जवाब दिया। अपने होश काबू में रखना, रत्ना ने मुझे घूरा। मौज मेले में कोई ऐसी हरकत ना कर बैठना जो तुम्हें किसी मुसीबत में फंसा दे। मुसीबतें तो अब खुद मेरे पास आकर फंस जाती हैं, मुझे क्या फंसाएंगी, मैंने कोट पहनते हुए कहा। काली पतलून और सफेद शर्ट पर कोट गहरे पीले रंग का था, जो कुछ अजीब भी लग रहा था और जच भी रहा था। मैंने एक माकूल रकम के अलावा पिस्तौल भी कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। इस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं बंगले से निकलकर पैदल ही एक तरफ चलता रहा और फिर मुझे एक ऑटो रिक्शा मिल गया, जिस पर बैठकर मैं बस स्टॉप के इलाके में पहुंच गया। मैंने ऑटो वाले को किराया अदा किया और फिर पैदल टहलता हुआ एक तरफ चलने लगा। खासी रौनक थी। अंदाजा हुआ कि लोगों के दिलों पर नागराज और उसके गुंडों का जो खौफ था वो खत्म हो चुका था और लोग आजादी से घूम फिर रहे थे। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और था। मैं ये जायजा लेना चाहता था कि शहर से निकलने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है। यहाँ मैंने पूरा गैंग खत्म किया था, नागराज को खत्म कर दिया था, आम लोगों ने तो सुख का सांस लिया था। मगर पुलिस और सरकारी एजेंसियों, खुसूसन राह के एजेंट अब भी सूरत-ए-हाल पर निगाह रखे हुए थे। उन्हें अब भी मेरी तलाश थी। शहर में पकड़ दकड़ तो बहुत कम हो गई थी, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक शहर से बाहर जाने वालों को चेक किया जा रहा था। बाद मशकूक अफराद को भी पकड़ लिया जाता, जिन्हें अपनी तसल्ली करने के बाद ही छोड़ा जाता। और मैं यहाँ से निकलने का कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहता था कि मुझ पर किसी किस्म का शुबा ना हो सके। रत्ना ने एक मरतबा मुझे एक सिख बस ड्राइवर के बारे में बताया था। वो सिख बस ड्राइवर रत्ना पर लट्टू था और बकौल रत्ना के वो शख्स चौंके उसके शहर का रहने वाला था, इसलिए उसे कभी घास नहीं डाली थी। और मैंने उस सिख बस ड्राइवर की आड़ में इस शहर से निकलने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए मैंने कई रोज पहले ही दाढ़ी मूंछें बढ़ाना शुरू कर दी थी। मैंने बस स्टेशन से मालूमात हासिल की तो पता चला कि दूसरों शहरों से आने वाली तमाम बसें आ चुकी थी। ये चूंकि पहाड़ी इलाका था, रास्ता खतरनाक भी था, इसलिए इन बसों के शेड्यूल इस तरह बनाए गए थे कि शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले माउंट आबू पहुंच जाएं। अलबत्ता आबू रोड रेलवे स्टेशन से आने वाली 2-3 बसें रात 9 बजे तक चलती थी। 1-2 पैसेंजर ट्रेनें चूंकि शाम 6 और 7 बजे के दरमियान आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचती थी, इसलिए ये बसें उन ट्रेनों से उतरने वाले मुसाफिरों को लेकर आती थी। उस रोज भी दूसरे शहरों से आने वाली तमाम बसें पहुंच चुकी थी, लेकिन इधर उधर मालूम करने से पता चला कि पंजाब की तरफ से आने वाली किसी बस का ड्राइवर सिख नहीं था। अलबत्ता ये पता चल गया था कि बलदेव सिंह नामी सिख ड्राइवर हफ्ते में 2 दिन जयपुर की बस पर यहाँ आता है। उसके आने के दिन मुकर्रर थे। जिस दिन वो आता था उससे अगले दिन सुबह सवेरे उसकी वापसी होती थी। मैंने न सिर्फ वो दिन ज़हन नशीन कर लिए, बल्कि ये भी मालूम कर लिया था कि वो रात कहाँ गुजारता है। उस काम से फारिग होकर मैं राजेंद्र मार्ग की तरफ आ गया। रत्ना वाले प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में बैठकर डट कर अपनी पसंद का खाना खाया। रत्ना की जगह काम करने वाली खूबसूरत वेट्रेस ने मुझे इस शहर में अजनबी समझकर रात 10 बजे के बाद अपनी कंपनी की पेशकश भी की थी, मगर मैंने मुस्कुराते हुए टाल दिया। रेस्टोरेंट से निकलकर मैं टहलते हुए एक मोड़ पर पहुंच गया। उस मोड़ से कोई रास्ता किसी मंदिर की तरफ भी जाता था, इसलिए मोड़ पर गुलफरोशों की कुछ दुकानें भी थी। उन दुकानों के अलावा एक तरफ लकड़ी के 3-4 तख्त भी बिछे हुए थे।
उन पर भी टोकरियों में फूल भरे हुए थे। उन तख्तों पर फूल बेचने वाली औरतें भी थी। मेरा वहां रुकने का कोई खास मकसद नहीं था। मैं सड़क की दूसरी तरफ एक आदमी को देखकर चौंक गया। वो नौजवान था। उसकी उम्र 20-21 साल रही होगी। उसने सफेद पतलून और सफेद शर्ट पहन रखी थी। मैंने उसे फौरन ही पहचान लिया। उस नौजवान को मैं शुरू के दिनों में शक्ति के साथ देख चुका था, लेकिन बाद में कभी नजर नहीं आया था। इस वक्त वो एक और आदमी की ताक में था। मैं उनके मुतवादी फुटपाथ पर चलता रहा। एक मौके पर उस नौजवान ने बड़ी सफाई से दूसरे आदमी का बटवा उड़ा लिया और बड़ी तेजी से सड़क पार करके उस फुटपाथ पर आ गया जहां मैं मौजूद था। उस नौजवान ने बटवा उड़ाने में हाथ की सफाई ऐसी दिखाई थी कि उसके शिकार को पता ही नहीं चल सका था और वो बड़े इत्मीनान से अपने रास्ते पर चलता रहा था। वो नौजवान अब मुझसे 5-6 कदम आगे चल रहा था और जैसे ही वो एक गली में मुड़ने लगा, मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो तेजी से मुड़ा। उसके चेहरे पर बदहवासी नुमायां थी। उसका ख्याल था कि शायद पकड़ा गया है, लेकिन एक सिख को देखकर वो किसी कदर मुतमईन हो गया। क्या बात है सरदार जी, उसके लहजे में करख्तगी थी। अगर तुम खामोशी से मेरे साथ चलते रहो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने किसी की पाकट मारी है, मैंने सरगोशी में कहा। क्या मतलब? वो एकदम गड़बड़ा गया। डरो नहीं, मेरे साथ चलते रहो उस गली में, मैंने कहते हुए दोस्ताना अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया और हम गली में मुड़ गए। गली काफी कुशादा थी। दोनों तरफ पुरानी तर्ज के मकान थे। स्ट्रीट लाइट का इंतजाम मुनासिब नहीं था। खंभों पर बल्ब या तो फ्यूज थे या टूटे हुए थे। पूरी गली में सिर्फ 4 बल्ब जल रहे थे। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं उस जेब तराश का हाथ पकड़े चलता रहा। उसने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। शायद जानता था कि अगर भागने की कोशिश की तो धर लिया जाएगा। हम उस गली से निकलकर दूसरी तरफ वाले शॉपिंग एरिया में आ गए। मैंने इधर उधर देखा और फिर उसे साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। अच्छा पुरसुकून रेस्टोरेंट था, ज्यादा रश भी नहीं था। कोने की एक मेज पर बैठकर मैंने वेटर को चाय लाने के लिए कहा और उस नौजवान की तरफ देखने लगा। सरदार जी, उसने पहली मर्तबा जबान खोली, आप मुझे पॉकेट मार तो नहीं लगते, लेकिन अगर आपको हिस्सा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। ओए ओए, मैंने उसे घूरा। क्या मैं तुम्हें पॉकेट मार या उठाई गिर लगता हूँ? नहीं सरदार जी, इसलिए तो मैंने कहा आप ऐसे नहीं लगते, मगर हिस्सा चाहिए तो। अच्छा चल, वो बटुआ निकाल, उसमें देख कितनी रकम है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। उसने जेब से वो बटुआ निकाल लिया जो राहगीर की जेब से उड़ाया था। बटुए में 250 रुपए और कुछ कागजात थे। उसने 150 रुपए मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये आप ले लें सरदार जी, 100 रुपए मैं रख लेता हूँ, उसने कहा। रख ओए रख, इनको अपने पास रख, मैंने कहा और वेटर को आते देखकर खामोश हो गया। वेटर हमारे सामने चाय रखकर चला गया तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गंगा राम है जी, उसने जवाब दिया। यहीं कहीं देखा होगा जी, मेरा ख्याल है कई रोज पहले मैंने तुम्हें रेड लाइट एरिया में देखा था, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं बराह रास्त शक्ति वगैरह से अपना ताल्लुक जाहिर नहीं करना चाहता था। उसे बातों में घेर कर बिट्टू राम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। उस वक्त तुम्हारे साथ 3-4 लड़के और भी थे, वो कभी नजर नहीं आए, भाग गए क्या? मैं उसे शक्तिलाल, बानूट और मिट्टू राम के बारे में बताने लगा। सरदार जी, तुम तो उनके हुलिये ऐसे बता रहे हो जैसे बहुत करीब से जानते हो। वो यार बात ये है कि उनके साथ एक लड़की भी थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पटाखा किस्म की लड़की थी, मैंने कहा। ओ समझ गया, गंगाराम ने मानी खेज अंदाज में सारी लाया। आप शायद मधु की बात कर रहे हैं। वो वाकई बड़ी जोरदार छोकरी थी, मगर शक्ति के अलावा किसी को घास नहीं डालती थी। अपने पल्ले कुछ होता तो तब घास डालती हैं, मैंने कहा। बहरहाल अब कहाँ हैं वो लोग? सरदार जी, वक्त गुजारने के लिए कोई छोकरी चाहिए तो आप उनसे खुलकर बात करो ना, गंगाराम ने कहा। ओ नहीं यार, मैं कोई अय्याश आदमी नहीं हूँ, वो लड़की बस उस पर जरा दिल आ गया था, तुम सिर्फ इतना बता दो वो लोग कहाँ हैं, मैंने कहा। वो सब लोग तो खत्म हो गए सरदार जी, अब तो उनका निशान भी नहीं रहा, गंगाराम ने गहरा सांस लेते हुए कहा। खत्म हो गए? क्या मतलब है? मैंने उसे घूरा। उन्हें जमीन खा गई क्या? ऐसे ही समझे सरदार जी, गंगाराम ने कहा। शक्ति, भानूट, रामू सब मारे गए। शक्ति को एक गुरु मिल गया था। मैं उसे समझाता भी रहा कि ये गुरु ने किसी मुसीबत में डाल देगा, मगर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं इसलिए उनसे अलग हो गया। नागराज जैसे आदमी से पंगा लेना कोई मामूली बात नहीं थी। वो सब लोग एक एक करके मारे गए। मगर सुना है नागराज भी मारा गया, मैंने कहा। हाँ वो भी मारा गया, गंगाराम ने कहा। उस रात मिट्टू राम और मधु मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बताया था वो शहर से निकलना चाहते हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि अगर वो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो सुबह का इंतजार करने की बजाय रात ही में यहाँ से निकल जाएं। उन्होंने मेरा मशवरा मान लिया और रात ही को यहाँ से भाग गए। मगर मौत ने जिसे ताक लिया हो वो बच नहीं सकता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। वो दोनों यहाँ से 20 कोस दूर एक छोटे से गाँव में पहुंच गए, मगर बदकिस्मती से अमृत ठाकरे पहले से वहां मौजूद था। वो दोनों उसके हाथ लग गए। ठाकरे उनसे शक्ति के गुरु का पता मालूम करना चाहता था ताकि उसके जरिए पंडित भैरू के खजाने तक पहुंच सके। गुरु ने पता नहीं उन्हें क्या घोल कर पिला दिया, वो उसके बारे में जबान खोलने को तैयार ही नहीं थे। मिट्टू राम तो उसके हाथों मारा गया और ठाकरे मधु को लेकर गायब हो गया।
पता नहीं वो जिंदा है या ठाकरे ने उसे भी मार डाला। बड़ा अफसोस हुआ है यार, मैंने तासुफ का इजहार किया। अच्छा चाय पी और मेरी एक बात मान ले। वो क्या सरदार जी? उसने कप उठाते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये धंधा छोड़ दे वरना किसी दिन तू भी मारा जाएगा। मैंने कहा तुम जवान आदमी हो, हट्टे कट्टे हो, मेहनत मजदूरी कर सकते हो। हमारे पंजाब में कहते हैं कर मजदूरी ते खा चूरी। मेहनत से कमा कर जो रोटी खाओगे ना, बड़ा मजा है उसमें यार। सरदार जी, गंगाराम ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुंह को हराम की लग चुकी हो तो हलाल खाने में मजा नहीं आता। हलाल पचता ही नहीं हम जैसे लोगों को। हाँ ठीक कहते हो, किसी को आराम नहीं पचता और किसी को राम नहीं पचता, मगर मेरी एक बात समझ ले, हलाल खाने में बड़ा स्वाद है। मैंने कहा कोशिश करूंगा सरदार जी, उसने खाली कप मेज पर रखते हुए कहा। अच्छा अब तू जा, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा। मैंने कहा। वो चलने में उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर उठकर चला गया। उसके बाद मैं भी ज्यादा देर वहां नहीं बैठा। मेरा मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए बाजारों में घूमते रहना बेकार था। मैंने फल और कुछ चीजें खरीदी और वापसी के लिए चल पड़ा। उस रात मैं लाउंज में सोफे पर सो रहा था कि रत्ना ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। जल्दी चलो। वो मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोली, बेला भेरू के बंगले में आई है। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फिर उस कमरे में पहुंचने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। समित्रा मॉनिटरिंग सेट के सामने बैठी हुई थी। स्क्रीन पर हाल कमरे का मंदिर दिखाई दे रहा था। बेला कमरे के वश में खड़ी इधर उधर देख रही थी। मेरा ख्याल है वो अभी अभी अंदर दाखिल हुई है। उसके साथ और कौन है? मैंने समित्रा से पूछा। कोई नहीं, समित्रा ने जवाब दिया। बंगले के बाहर कोई हो तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अंदर वो अकेली ही दाखिल हुई है तो फिर वो यकीनन अकेली ही होगी, मैंने कहा और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। बेला रायदारी की तरफ जा रही थी, उसके हाथ में पिस्तौल था। समित्रा कैमरे को हरकत देती रही। बेला बैरू के कमरे से होती हुई तय खाने में आ गई। वो कुछ देर खड़ी उलझी हुई निगाहों से इधर उधर देखती रही और फिर उस दिन की तरह दीवार ठोंक बजाकर देखने लगी। उस दिन बेला के साथ कैशू राम के अलावा 2 आदमी और थे। उससे पहले वो यकीनन बंगले की निगरानी करवाती रही थी और किसी के बंगले में दाखिले की इतला पाकर ही कैशू राम वगैरह को लेकर यहाँ पहुंची थी। उसने सोचा होगा कि शायद हम होंगे, लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर उसका मुकाबला ठाकरे से हुआ था। ठाकरे 2 लाशें छोड़कर भाग गया था और बेला जिस तरह बेरू वाले कमरे का दरवाजा बंद करके तय खाने में गई थी, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि कैशू वगैरह को उसने खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया था और आज वो अकेली ही आई थी। इस वक्त भी उसकी आंखों में बड़ी शदीद किस्म की उलझन थी। शायद वो सोच रही थी कि वो कमरा कहाँ गायब हो गया, इसे घेर ना लिया जाए। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। बेला इस बंगले में अकेली आई है, रत्ना ने वजाहत की। हम सुरंग के रास्ते तय खाने में घुसकर इसे पकड़ लें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रत्ना, मैंने कहा। क्या अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस कदर अय्यार औरत है? वो अंदर तो अकेली आई है, लेकिन बाहर यकीनन उसका कोई ना कोई आदमी मौजूद होगा। और फिर तुम दोनों ने एक और बात पर गौर नहीं किया। वो क्या? इस मर्तबा समित्रा ने भी सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। उस रोज पुलिस यहाँ सुबह 7 बजे पहुंची थी, हालांकि फायरिंग 4 बजे के करीब हुई थी। मैंने कहा, पुलिस ने आज तक इस बंगले का रुख नहीं किया। बेला बहुत ऊंची शय है। समित्रा, तुम तो उस रात खंडर के तय खाने में अपनी आंखों से देख चुकी हो। बेला नागराज की रखेल नहीं थी, वो इससे बहुत ऊपर की चीज है और मैं दावे से कहता हूँ कि इसके पास कोई बहुत बड़ा सरकारी ओहदा भी है। इसने पुलिस को इस बंगले से दूर रखा होगा और अब जबकि हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, तमाम काम पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं, तो हमें इस मौके पर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि फिर किसी उलझन में पड़ जाए। हाँ तुम ठीक कहते हो, समित्रा ने सारी लाया। अब हमें सिर्फ ये करना है कि खामोशी से इस शहर से निकल जाएं। मैंने कहा, आज मैं जरूरी मालूमात हासिल कर चुका हूँ, हम 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि समित्रा के चेहरे पर कुछ उदासी सी छा गई थी। वो लीवर के जरिए तय खाने के कैमरे को हरकत देते हुए टीवी स्क्रीन को देख रही थी। बेला अब भी तय खाने में थी। तकरीबन 1 घंटे तक बेला तय खाने की दीवारों से सर फोड़ती रही और फिर बाहर आ गई। वो कुछ देर ऊपर के कमरों में घूमती रही, फिर बाहर निकल गई। समित्रा ने कैमरा ऑफ कर दिया और गहरा सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगी। उसके बाद भी हम काफी देर तक बातें करते रहे, फिर एक ही बेड पर आड़े तिरछे होकर सो गए। 2 दिन और गुजर गए। इसी दौरान कोई खास वाकया पेश नहीं आया। तीसरे रोज जयपुर से वो बस आने वाली थी जिसका मुझे इंतजार था। मैं और समित्रा वक्त से पहले बस स्टॉप के इलाके में पहुंच गए। मैं इस वक्त भी सिख के गेटअप में था और मेरे साथ रत्ना थी। हम कुछ देर एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे और फिर बस स्टैंड पर आ गए। उसके चंद मिनट बाद बस पहुंच गई। ड्राइवर बलदेव सिंह मेरी तरह ऊंचा लंबा आदमी था। उसकी दाढ़ी और मूंछ भी मेरी ही तरह थी। वो इंजन बंद करके जैसे ही नीचे उतरा, मैं रत्ना को लेकर सामने आ गया। बल्ले भाई बल्ले, वो मुझे देखकर खुश होते हुए बोला। अपने घर से दूर किसी हम वतन को देखकर खुशी तो होती है। आज तो यहाँ अपने शहर के बंदे नजर आ रहे हैं। सत श्री अकाल जी, बलदेव सिंह बोला। आप कैसी हैं सुरिंदर कौर जी? बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं। आप तो अब होटल में भी नजर नहीं आती। भला नौकरी छड़ तो नहीं देती?
हाँ सरदार जी, मैंने नौकरी छड़ दी है, रत्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने शायद बलदेव सिंह को अपना नाम सरिंदर कौर बताया था। आज इधर कैसे फिर रहे हो? बलदेव सिंह बोला। और आप सरदार जी, क्या शुगल है आपका और आपसे आपका? ये मेरी दोस्त हैं सरदार जी, मैंने जवाब दिया। मैं चंद रोज पहले ही जलिंदर से यहाँ आया हूँ। कल इत्तेफाक से सरिंदर कौर से मुलाकात हो गई। ये भी जलिंदर की रहने वाली हैं और आपके महल्ले की हैं। मैं इसी के सिलसिले में आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। हुक्म करो सरदार जी, वो बोला। ऐसे नहीं बलदेव सिंह, मैंने कहा, कहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी तो आप वैसे भी थके हुए हैं, लंबे सफर से आए हैं। ये सफर तो हमारा रोज का काम है बादशाह हो। पर आप भी ठीक कहते हैं, कहीं बैठकर बातें होंगी। आप यहीं ठहरो, मैं दफ्तर में चक्कर तो लगाऊं। बस के तमाम मुसाफिर उतर चुके थे। कंडक्टर बाद मुसाफिरों का छत पर लदा हुआ सामान उतार रहा था। ओए करमचंद, बलदेव ने मुंह उठाकर कंडक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, फारिग होकर बस में शेड लगा देना, मेरे बेली मिल गए हैं, मैं जा रहा हूँ। वो चंद गज दूर दफ्तर की तरफ बढ़ गया। रत्ना दुबाई रुक गई, मगर मैं बलदेव सिंह के साथ ही दफ्तर में दाखिल हो गया। वहां 3-4 आदमी बैठे हुए थे। बलदेव सिंह ने उनसे मेरा भी तारुफ करा दिया और अपने काम के बारे में बातें करने लगा। दफ्तर से बाहर आकर हम कुछ दूर तक चलते रहे, फिर एक रेस्टोरेंट में चाय पी और फिर बलदेव सिंह हमें अपने डेरे पर ले आया। ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो अपने कंडक्टर के साथ रात गुजारता था। 2 छलंगा सी चारपाइयां बिछी हुई थी, जिन पर बिछे हुए बिस्तर इतने मैले थे कि देखकर ही कराहत महसूस होती थी, मगर हमें मजबूरन उन पर बैठना पड़ा। बलदेव सिंह सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। उसकी नजरें बार बार रत्ना के सरापा का जायजा ले रही थी। हाँ जी, अब बताओ क्या बात है? आखिरकार बलदेव सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बात यह है सरदार जी कि यहाँ हमें एक ऐसी लड़की मिली है जो जयपुर में अपने माँ बाप से नाराज होकर घर से निकल गई थी। यहाँ वो कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई, लेकिन 2 दिन पहले उससे हमारी मुलाकात हो गई। वो कुछ परेशान लग रही है। सुरिंदर कौर के पूछने पर उसने हमें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, वो पछता रही है और घर वापस जाना चाहती है, लेकिन डरती भी है कि उसके माँ बाप शायद उसे घर में ना घुसने दे। लेकिन कोई सियाना बंदा साथ हो तो बिगड़ी हुई बात बन सकती है। उसके माँ बाप को समझाया जा सकता है। तो फिर कोई ऐसा बंदा मिला? बलदेव सिंह ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। बंदा ऐसा हो जो काबिले एतमाद भी हो, मैंने कहा। सुरिंदर कौर ने आपका जिक्र किया था। जवान लड़की का मामला है। आपसे सुरिंदर कौर की थोड़ी बहुत जान पहचान तो है ना, इसलिए हम आपके इंतजार में बस स्टेशन पर खड़े थे। भला मैं क्या कर सकता हूँ? बलदेव सिंह बोला। वैसे वो मेरा मतलब समझ गया था। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। हमारा ख्याल है उस लड़की की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए, मैंने कहा। आप तो कल जयपुर वापस जा रहे हैं, उस लड़की को भी साथ ले जाइए और उसके घर पहुंचा दें। बड़ा सवाब का काम है सरदार जी। वो लड़की है कौन, कहाँ है? सरदार बलदेव सिंह बोला। फिर कोई झगड़े वाली बात तो नहीं है? नहीं बलदेव सिंह जी, मैंने कहा। झगड़े वाली बात होती तो हम उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देते, पर वो शरीफ खानदान की लड़की है। मैं तो खुद उसके साथ चला जाता, मगर मेरी नौकरी नहीं है सरदार जी। राणा शमशेर सिंह के पास गार्ड मुलाजिम हुआ हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। आप चाहें तो उस लड़की से मिल लें, वो खुद ही आपको सारी बात बता देगी। ठीक है भाई, चलो मैं मिल लेता हूँ उससे, बलदेव सिंह ने कहा। और उस वक्त बलदेव सिंह का कंडक्टर भी आ गया। ओए करमचंद, मैं तेरा काम से जा रहा हूँ, हो सकता है वापसी में देर हो जाए, बलदेव सिंह ने कहा। बल्कि ये भी हो सकता है सरदार जी रात को वापस ना आए, ये सुबह अड्डे पर पहुंच जाएंगे, मैंने कहा। आओ भाई, बलदेव सिंह जल्दी से बोला। अगर मैं ना आया तो तुम सवेरे अड्डे पर पहुंच जाना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हम उस कमरे से निकल आए और मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए रत्ना के मकान पर पहुंच गए। हम अपना प्रोग्राम तय करके ही घर से निकले थे और सुमित्रा प्रोग्राम के मुताबिक हमसे पहले रत्ना के मकान पर पहुंच चुकी थी। वो हमारा सामान भी साथ ले आई थी जो हमें साथ ले जाना था। अंदर आने के बाद बलदेव सिंह ने सुमित्रा को देखा तो उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। ओए ये कुड़ी है? उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। आहो बलदेव सिंह जी, बड़ी मजलूम कुड़ी है, मैंने जवाब दिया। बलदेव सिंह देर तक सुमित्रा को देखता रहा। लगता था जैसे उसकी नजरें सुमित्रा के कपड़ों के अंदर का भी जायजा ले रही हूँ। वो सुमित्रा से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और सुमित्रा बड़ी मजलूम और मस्कीन सी बनी बैठी उसकी बातों का जवाब देती रही। तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं कुछ खाने को ले आऊं, मैं उठते हुए बोला। मैं मकान से निकलकर तकरीबन 2-3 घंटों तक इधर उधर टहल कर वक्त गुजारता रहा और फिर 11 बजे के करीब कुछ खाने पीने का सामान और शराब की 2 बोतलें लेकर वापस आ गया। इसी दौरान सरदार बलदेव सिंह उन दोनों से अच्छा खासा बेतकल्लुफ हो चुका था। सुमित्रा राजस्थानी लिबास में बलदेव सिंह पर कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रही थी। 12 बजे के करीब हमने खाना खत्म किया और फिर पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ। पीने वाला सरदार बलदेव सिंह था और पिलाने वाली ऐसी 2 हसीनाएं जिन पर जमाना मरता था। मैं इस वक्त बड़ी खूबसूरती से वहां से हट गया कि वो दोनों उसे संभाल लें और बलदेव सिंह तो रात के किसी हिस्से में वापसी का सोच भी नहीं सकता था। मैं सुबह 6 बजे तक इत्मीनान से सोता रहा और फिर रत्ना ने मुझे जगाया। मैं दूसरे कमरे में आया तो बलदेव सिंह नशे में धुत पड़ा हुआ था। सुमित्रा की आंखें भी रात भर जागने से सुर्ख थी। बस 8 बजे रवाना होनी थी। मैंने और रत्ना ने तैयारी शुरू कर दी।
मैंने बलदेव सिंह की जेब से उसका लाइसेंस वगैरह निकालकर अपनी जेब में रख लिया और रत्ना की तरफ देखने लगा। राजस्थानी लिबास के साथ उसने चेहरे पर बड़ा भूंडा मेकअप किया था। राजस्थानी लिबास भी ऐसा जो आमतौर पर बड़ी बूढ़ियां पहनती थी। ढीला डाला लिबास जिससे पूरा जिस्म ढका हुआ था। उसमें किसी मर्द के लिए कोई कशिश नजर नहीं आती थी। उसने कपड़े का एक थैला बगल में दबा लिया जिसमें एक जोड़ा मेरा और 2 जोड़े उसके अपने। एक खतीर रकम और कीमती जेवरात थे। लाखों की मालियत के ये जेवरात समित्रा ने उसे जबरदस्ती दिए थे। हमारे फरार की कामयाबी का दारोमदार तुम पर है समित्रा। मैंने समित्रा की तरफ देखते हुए कहा, इसे दोपहर से पहले यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, समित्रा ने कहा। दोपहर तो क्या, इसे शाम तक होश नहीं आएगा कि ये कहाँ है। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और बेइख्तियार फिर मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग किया। मुझसे अलग होकर वो रत्ना से लिपट गई। वो बड़ा जज्बाती मंजर था। दोनों की आंखों में आंसू थे। मुझे भी समित्रा से जुदा होने का बेहद अफसोस था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। मुझे पूरी तरह एहसास था कि हम उसे किस पोजीशन में छोड़कर जा रहे थे। कोई मामूली सी गलती उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। अपना ख्याल रखना, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हालात पुरसुकून होते ही यहाँ से निकल जाना। जिंदगी रही तो फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। तुम भी अपना ख्याल रखना, समित्रा ने कहा। और तुम भी। आखिरी जुमला उसने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा।